तो मोलार मास कैलकुलेट कीजिए CH2FCOOH का। कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 × 2 हो गया, फ्लोरीन का 19 हो गया, कार्बन का फिर 12 हो गया, फिर 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 हो गया, और फिर हाइड्रोजन 1 है। ये सबको आप जब करेंगे तो आएगा 70। ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 78। यही हो गया मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट हम यहाँ दिखा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है W1 सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कितना लिया गया 500 ग्राम। सॉल्वेंट कितना लिया गया, सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो कितना लिया गया 500 ग्राम। तो W1 हम 500 ग्राम दे दिए × 1000। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना है। कैसे होगा कैलकुलेशन, आई का इधर तो 1 है, वैल्यू 1, ये सारा चीज़ इधर आ जाएगा। क्या होगा 1 × 500 × 78, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.86 × 19.5 × 1000 इक्वल टू, यही कैलकुलेशन होगा। उधर से उठा करके सबको इधर ले आए। ठीक है, इधर तो सिर्फ 1 है ना, तो हमने आई का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया 500 इधर के मल्टीप्लाई हुआ, भी 78 नीचे आएगा तो वो भी इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने आई का वैल्यू निकाल लिया। अगर ये 1 कौन सा है, ये वाला 1। ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आई का वैल्यू पता कर लिया, और ये हो गया हमारा वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग आई को जब कैलकुलेट करेंगे, ये सारे को कैलकुलेट करेंगे, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, ये आएगा 1.0753। 1.0753 इतना आ गया। तो एक चीज़ कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। जो वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन हो गया। अब हमको नेक्स्ट निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या चाहिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए। तो हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ पहले हम मिटाएंगे, तभी तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है निकाल पाएंगे। जगह तो हमको बनाना पड़ेगा। तो आई का वैल्यू आ गया है, इसलिए हम सारे चीज़ को वाइप आउट करेंगे। अब जो है हमको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, तो उसके लिए हमको जो है अल्फ़ा का 2 फार्मूला होता है, उसको लिखना है। एक अल्फ़ा का फार्मूला होता है √of KA/C। एक अल्फ़ा का फार्मूला होता है I-1/n-1। ये दोनों ही फार्मूला को हमको लिखना है। ठीक है, तो अब इस दोनों फार्मूला के हेल्प से हमको KA का वैल्यू निकालना है। KA क्या है, यही है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। यहाँ पर KA क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। ठीक है, तो अब करना क्या है कि इससे अल्फ़ा का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। और ये क्या है, C है, मोलैरिटी है, उनको मोलैरिटी भी निकालना पड़ेगा, तब होगा। ठीक है ना, हमको निकालना है KA। तो KA के लिए क्या करेंगे, इधर हो जाएगा α², इधर हो जाएगा KA/C। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है KA। तो KA इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाके गुना हो जाएगा C∝²। हमें C का वैल्यू निकाल के पुट करना होगा, और अल्फ़ा का वैल्यू भी निकाल के पुट करना होगा। तो अल्फ़ा हम इससे निकाल लेंगे, और C जो है मोलैरिटी निकाल लेंगे, और C का भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम अल्फ़ा का वैल्यू इससे निकालते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू अभी तुरंत हमने निकाला है 1.0753 -1। दूसरा है M क्या है, M है कि ये जो डिसोसिएट हो रहा है ना, CH3FCOOH, ये जब फूटेगा तो क्या बनेगा CH3FCOO- +H+।
तो एक मॉलिक्यूल है वो कितने में कन्वर्ट हुआ, 1 मोल, 1 + 1 2 मोल में कन्वर्ट हुआ ना। तो m का वैल्यू वही है। m का वैल्यू क्या है कि कोई चीज़ डिसोसिएट होकर कितना में बदलता है। तो 1 जो मॉलिक्यूल है वो टूट के 2 आयंस में बदल गया, तो इसलिए m का वैल्यू 2 हो गया, है ना। इसका मतलब हुआ कि m का वैल्यू 2 है, 1 2 बन गया। ये हो जाएगा हमारा 2 - 1, ठीक है। तो ऊपर में माइनस हो जाएगा 1, आएगा 0.0753 बाई 1 इक्वल टू 0.0753। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। ये सी का वैल्यू चाहिए, तो सी का वैल्यू चाहिए, तो सी का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हमको मोलैरिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सी क्या है, मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी है सी। हमको मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी हम लोग अब निकालेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। तो हमको अगर मोलैरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो है नहीं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट तो निकल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और उसका मोलार मास भी अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे, तो वो सब निकल जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी को चीज़ निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए ना, तो डेंसिटी हमको निकाला हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो हमको मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर पता चल जाए तो फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो निकल जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, W1 कितना है, 19.5 ग्राम, ये W2 होगा, W1 नहीं W2, ये हुआ मास ऑफ द सॉल्यूट, ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट 19.5, और मास ऑफ द सॉल्वेंट हो गया 500 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट 500 ग्राम एंड मास ऑफ द सॉल्यूट 19.5 ग्राम, ठीक है। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्यूशन, इसलिए वेट ऑफ द सॉल्यूशन हो गया हमारा 500 प्लस 19.5, ये हो गया 519.5 ग्राम, ये हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का ज़रूरत है, वेट निकल गया, मास निकल गया, तो अब डेंसिटी के हेल्प से निकाल देंगे। तो अब डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इससे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम यहाँ आएगा, डेंसिटी इधर आ जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना निकाले हैं, 519.5 ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1.124 ग्राम पर ml। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना निकला। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा तो ml में आएगा, ये कितना आएगा 462.18, ये आएगा 462.18 ml, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। जब आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, तो अब जो है मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए उस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो क्या लिखेंगे उसको हम लोग, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 19.5, और
मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट अभी निकाले थे जस्ट थोड़ा देर पहले। इसका मोलार मास निकाले थे, कितना निकाले थे? 78 निकाले थे। तो 78 हो गया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हो गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने कितना निकाला है? 462 इंटू 18 इंटू 1000। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका मोलैरिटी आएगा और ये आ जाएगा 0.541। ये आ जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.541 मोल पर लीटर। ये आ गया आपका सी का वैल्यू। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं कि ए इक्वल टू सी कितना है? 0.541। ठीक है, और अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा यहाँ निकाले हुए हैं 0.0753 स्क्वायर। तो सी का वैल्यू बिठा दिए, अल्फ़ा का वैल्यू उठाया और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो एसी कांस्टेंट निकल रहा है के। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब उसको जब आप कैलकुलेट करोगे सारा आएगा 3.07 इंटू 10 टू द पावर -3। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक आंसर था वांट ऑफ फैक्टर और दूसरा आंसर हो गया ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। ये ए को क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के मीन्स हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के भी लिखेंगे तो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, 23.33 को जो है सॉल्व हो गया। तो ये दो आपका आंसर है। क्लियर? तो ये आप क्या मानते हैं? ओके, तो ध्यान से देखें यहाँ क्या है। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 293 केल्विन इज दिस मच। मतलब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन 125 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। यानी जब 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तब जो है हमको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हम ये ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करता है? वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे यहाँ पर, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोगों को वेपर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी को यूज करेंगे तो फाइनल जो है मिल जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P01। P01 क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, फर्स्ट कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन नथिंग इज मिक्स्ड विद इट, जब कुछ नहीं मिला हुआ है पानी में उस समय ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पी या पी एस लिख सकते हैं, कहीं पी एस लिखेगा कोई फिर पी। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जब ग्लूकोज को हम मिक्स कर देंगे वाटर में तब ये सॉल्यूशन बन जाएगा और उस समय जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन बनने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय होगा P01। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारा कंपोनेंट नंबर 2 होता है, इसलिए हम X2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग कहते हैं कि हमको तो ये निकालना है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है ना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन दिस मच ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450। तो जब वाटर में हम ग्लूकोज मिला देंगे तो वाटर थोड़े रहेगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ वाटर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वाटर का कितना डिक्रीज होगा ये पता है। ठीक है, ये पी नॉट वन। अब क्या है, दोनों का हमको निकालना है इसको, इसलिए थोड़ा अलग अलग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हो जाएगा पी नॉट वन बाय पी नॉट वन माइनस पी बाय पी नॉट वन। और ये x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 लिखें या कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमको अगर x2 भी यहाँ पता चल जाएगा, x1 भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों हैं, तो जिसमें चाहेंगे हम लोग उसमें फार्मूला को हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई बात नहीं है, किसी का भी हम सॉल्वेंट किसी का भी यूज कर सकते हैं, जिसका चाहेंगे उसका आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी में अगर चाहते हैं कि हम जो है इसको कैलकुलेट करें, वो x2 है, इसको हम लोग x1 में भी बदल सकते हैं। तो ये x2 हो गया, सॉल्यूट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बाय पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू x2। ठीक है, तो फॉर्मूला अब इसको उठा के इधर ले, 1 माइनस x2 इक्वल टू, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पी बाय पी नॉट हुआ। अब 1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2 हो जाएगा x1 इक्वल टू पी बाय पी वन नॉट। और ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वन नॉट इंटू x1 इक्वल टू पी, वैल्यू उठा दो, p इक्वल टू क्या हो गया, पी वन नॉट कितना है दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर है 293 केल्विन, पी वन नॉट दिया हुआ है 17.535 इंटू x1, ये x1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n1 बाय n1 प्लस n2 होगा, तो होगा 17.535 इंटू, अब इसके फॉर्मूला को हम लोग लिख देंगे सारा चीज़, तो हो जाएगा कैलकुलेशन। तो n1 क्या है, n1 तो यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया ना, तो ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा ऊपर में W1 बाय M1, नीचे होगा W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2, यही होगा फॉर्मूला। और P इक्वल टू 17.535 इंटू W1 कितना होगा, W1 क्या है, सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर कितना है 450 ग्राम, सॉल्वेंट है 450 ग्राम, और सॉल्वेंट है क्या, वाटर है ना, सॉल्वेंट क्या चीज़ है, वाटर है, तो वाटर का मोलार मास कितना होता है 18 होता है। कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं कि सॉल्वेंट का मोलार मास कितना होगा, मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा वाटर का, 2 हाइड्रोजन का है, 16 ऑक्सीजन का, 18 ग्राम है, तो मोलार मास ऑफ वाटर 18 हो गया। सॉल्वेंट का हो गया, यहाँ भी लिखाएगा 450/18 प्लस, अब है W2 सॉल्यूट है। ठीक है, अब ये तो ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होता है। ठीक है, तो इसको ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा। ग्लूकोज लिए हैं कितना, पहले ग्लूकोज है, सॉल्यूट है, तो ये है कितना 25, और ग्लूकोज का कल परसों हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ग्लूकोज का भी मोलार मास, तो कितना कैलकुलेट किए हैं याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लीजिए, C6H12O6, C6H6H12O6 ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो इसका मोलार मास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 180 आएगा, कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, तो आप 180 बिठा दो वहाँ पर। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हो गया 180। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए।
ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.9945। जीरो पॉइंट 9935, 0.9945। ठीक है, तो फाइनली P इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के साथ ही ये आ जाएगा 17.438, 17.438 मिलीमीटर ऑफ Hg। यही आपका आंसर है, यही होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देख लीजिए डिक्रीज हुआ कि नहीं। पहले था 7, जब अकेला प्योर वाटर था, सिर्फ प्योर वाटर था, तो उसका वेपर प्रेशर था 17.535 मिलीमीटर, और जब उसी वाटर में ये ग्लूकोज को मिला दिया गया तो उसका प्रेशर हो गया 17.438, तो घट गया थोड़ा सा, 535 था ना, वहाँ हो गया 438, तो डिक्रीज हो गया कि नहीं। तो वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन एट 4.27 Hg प्रेशर। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मीथेन। तो सॉल्युबिलिटी जो है मीथेन का निकालना इन बेंजीन एट 298 केल्विन। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकलेगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ मोलैरिटी या मोलैलिटी नहीं निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट बनाना है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन के रूप में हम लोगों को सॉल्युबिलिटी पता करना है। तो हम लोगों को क्या करेंगे, हेनरी लॉ को लिखेंगे पहले। तो हेनरी लॉ क्या है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, KH इंटू सॉल्यूट का होता है CH4, यही होगा। CH4 इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन होता है। KH जो होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस बेंजीन में मिलाएंगे तो जो मोल फ्रैक्शन, जो सॉल्युबिलिटी कितना होगा वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, KH के ऊपर। KH तो है ही, और उनको निकालना क्या है, ये दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, हमको इसको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो P कितना दिया हुआ है, KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्या करना होगा, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। तो ये जो प्रेशर कितने पर दिया हुआ है, कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए 760 मिलीमीटर Hg। ये क्या चीज़ हुआ, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा ना, यही इसी प्रेशर पर, यानी यही हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर, यही हुआ पार्शियल प्रेशर। तो इसी प्रेशर के ऊपर जो है इस मीथेन को डिजॉल्व किया जा रहा है बेंजीन में, तो यही प्रेशर हो गया इसका, यानी इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो यही है। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 760 मिलीमीटर, और KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.27 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, XCH4। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 निकालेंगे तो क्या होगा, 760 अपॉन 4.27 इंटू 10 टू द पावर, यही आएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.78, कितना आएगा मोल फ्रैक्शन, 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, यही आपका आंसर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द CH4। यही हो गया सॉल्युबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर मोलैलिटी निकालने नहीं कहा गया, डायरेक्ट कहा गया सॉल्युबिलिटी निकालिए। हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है तो हेनरी लॉ यूज़ करेंगे तो उससे हमको मोल फ्रैक्शन ही मिलेगा, मोलैलिटी या मोलैरिटी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ओके।